अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आप लोग जो है वो वेरी गुड अटेंडेंस टुडे। आप लोग माशाल्लाह से सारे लोग को मैं देख रही हूँ। एक मुझे जो है हमीदा बानो, आपका पंखा मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, आप नजर नहीं आ रही हैं। तो अपना, हाँ अब सही है बिल्कुल। गुड है, तो ये अच्छी गुड अटेंडेंस है हमारे पास आज का। और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज आप गौर से सुनिएगा। और जब हम ये खत्म कर लें तो आप लोग को ने अपने आप को अनम्यूट करना है, और फिर मेरे से जो भी आपके सवाल हैं तो वो जरूर करिएगा और उसको गौर से सुनिएगा। और कहीं जाइएगा मत, बिकॉज हमें आपका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉल्स प्रिवेंशन इन एल्डरली पेशेंट, अ सिंपल प्रैक्टिकल गाइड। तो हम गिरने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, और ये हम ये देखते हैं कि जितना जैसे जैसे एज हमारी होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ये चांसेस होते हैं कि हम ज्यादा गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे तो आप किसी भी उम्र में गिर सकते हैं, ये वो नहीं, बट अब आपको आगे जाकर हम पता चलेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एल्डरली पेशेंट में। तो जो आज का मेरे ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हैं कि हमें आप लोगों को सबको समझ आए कि जो फॉल को प्रिवेंशन क्यों जरूरी है। फिर कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हम जो है वो आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास रिस्क रिस्क फैक्टर क्या हैं। जो गिरने के बाद जो जो चीज हो सकती है वो हमें पता होना चाहिए है। और हम कैसे प्रैक्टिकली जो है वो चीजें कर सकते हैं कि हम अपने आप को गिरने से बचा सकें। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, एंड आई होप कि मैं इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पूरा कर सकूं इनको। आपका जो फॉल बेसिकली जो है वो बहुत कॉमन होते हैं। बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल के जो अजीज वीरानी भाई, आप अपने आप को म्यूट, अच्छा मैं लेट मी म्यूट योर्स यू। हाँ, नूरुद्दीन ठीक है। हुसैन का म्यूट नहीं है। न- अजीज का तो अ, मुझे दिखा रहा है म्यूट। मैं इनको भी करने की कोशिश करती हूँ, नूरुद्दीन हुसैन को। ओके, जी जी, हो गया। ठीक या है। अच्छा, अभी तो आपको ये कॉमन है, हमने हॉस्पिटल एडमिशन में भी बहुत देखा है। हर थोड़े दिन में हमें जो है ना वो लगता है कि कोई ना कोई गिरने का जो है ये ज्यादातर एल्डरली पेशेंट में होता है। इट कैन कॉज आपको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, हेड इंजरी हो सकती है, आपको इंडिपेंडेंस आपकी जो होती है वो लॉस हो जाती है इसमें। तो हमें ये इम्पोर्टेंट चीज देखनी है कि हम क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मसल वीकनेस। हमारे मसल्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं विद उम्र के साथ साथ। फिर बैलेंस जो है वो हमारा, और चलना का जो होता है ना, गेट का मतलब है चलने का है, तो वो हमारा खराब होता है। मल्टीपल दवाइयां आप लोग ले रहे होते हैं तो उसके कभी ना कभी किसी दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। या ये कि आपको देखने में या सुनने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से आप सही से देख नहीं पाते हैं, सही से आप उसको वो नहीं कर पाते हैं कि एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि ओ इसकी वजह से आप गिर सकते हैं। फिर जो कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती है ना हमारी, जैसे कि हम आर्थराइटिस है या डायबिटीज है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि गिरने के चांसेस होते हैं उसमें भी। अच्छा, फिर हम जहाँ देखते हैं कि ये तो आपके रिस्क फैक्टर्स हो गए। फिर कॉजेज जो हैं वो, अगेन, आपकी बोन्स वीक होती हैं, उससे फॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं। मसल वीक होते हैं, आपकी आईसाइट सही नहीं होती है, या आपका जो घर में या कहीं पर भी फर्ज करें कि आप कहीं जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपका वो फ्लोर जो है वो स्लिपरी होता है, पानी कहीं कुछ रह जाता है और गलती से आप नहीं उसको देख पा रहे होते हैं, तो उससे भी फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइट, पुअर लाइटिंग, अगर आप लाइट सही नहीं हो आपके घर में या जहां आप जा रहे हैं, तो हो सकता है। या अगर घर में बहुत क्लटर हो, क्लटर का मतलब है कि आपने घर में चीजें फैली हुई हैं चारों तरफ, आपका घर जो है वो हर चीज जगह पर नहीं है, तो कभी उसमें उलझ कर जो है वो आप गिर सकते हैं किसी चीज में। या आपने कभी होता है कि कपड़े सही के नहीं पहने होते हैं, या तो बहुत लंबा कोई चीज पहनी हुई होती है जिसमें वो अटक कर गिर जाते हैं। कभी हम दुपट्टे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब ये कहीं बहुत ज्यादा लंबा, आई एम श्योर कि आप घर में तो कोई ऐसा नहीं पहनता होगा दुपट्टा, बट कभी कभी होता है कि आप कोई किसी चीज में वो उलझ गया है दुपट्टा और वो आप उससे गिर जाएं। या ये कि अनइवन सरफेस है आपके घर में भी,
आप चेक करें कि आपका जो फर्श है वो ये नहीं कि एकदम से एक अचानक डिप आ रहा है और आपको अंदाजा नहीं है। तो जब भी आप कहीं जाएं तो वो मेक श्योर करें कि आप उसको जज जरूर करें कि जो आपका जहां पर आप वॉक कर रहे हैं वो इवन सरफेस है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास शूज कैसे हैं। अगर शूज प्रॉपर आपने नहीं लिए हुए हैं, जिसमें के नीचे जो है वो एंटी स्लिपरी वो नहीं है, या ये कि इवन आप सॉक्स पहन रहे हैं, तो सॉक्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉक्स जो होते हैं वो आते हैं जिसमें एंटी स्लिप वो लगे हुए होते हैं नीचे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहली बात तो ये है कि खाली सॉक्स मतलब शूज आपको पहनना जरूरी है, इन डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत जरूरी है। सॉक्स अगर आपने जैसे कि रात के वक्त आपने लिया है तो वो जो है वो आपने एंटी स्लिप आपने हर चीज में देखना है कि वो एंटी स्लिप री आपने वो है कि नहीं है उसमें, तो प्रॉपर शूज होना जरूरी है। अच्छा, जब हमने ये पता चल गया कि अच्छा हमारे पास जो है वो ये सारी चीजें की वजह से जो है वो हम गिर सकते हैं, तो अब हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो हमारे हमें जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि देखें, जब तक हमारे पास एक चीज का पूरी मालूमात नहीं होती, या ये कि हमें एक तरह से मैं कहती हूँ कि डर नहीं होता है कि, तो जब तक फिर हम वो चीज को उस चीज को हम इतना सीरियस लेते नहीं है। पहली बात तो ये कि फुल मालूमात आपको करनी चाहिए है। दूसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके गिरने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह इतनी इम्पोर्टेंट फिर हो जाती है कि आपको वो आप चाहते हैं कि वो आप चीजें करें, क्योंकि आपको पता है कि आप फ्रैक्चर के साथ नहीं रहना चाहते। और ये हिप फ्रैक्चर और रिस्ट फ्रैक्चर ये बहुत कॉमन है। स्पाइन कभी पीछे का फ्रैक्चर हो जाता है, और कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो कि जिसका कोई बज़ाहिर कोई ऐसा इलाज नहीं है। जैसे रिब अगर आपकी फ्रैक्चर हो जाती है, या ये कि आपकी फिंगर में मेटल और या पाँव की जो वो हैं टोज हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो बेसिकली उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको रेस्ट देना पड़ता है बस। तो फिर यही होता है कि उसमें टेम्पररी तौर पर आप जो है वो थोड़ा आपको वो होता है, क्योंकि इसलिए कि आप उसमें दर्द भी होता रहेगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऊपर 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 की चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि सिकाई है, या ये कि आपने दवाइयां ले ली उसकी। लेकिन कोई ऐसा होता है ना, जैसे कि भाई आपका हाथ रिस्ट फ्रैक्चर हुआ तो आपने वो बैंडेज भी ले लिया, आपने उसमें वो कास्ट में भी डाल दिया, लेकिन बाकी चीजों में जो इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं रिब वगैरह के, उसमें आप ये कुछ नहीं कर सकते। तो यू शुड बी अवेयर कि भाई फ्रैक्चर जो है वो उसको हर कीमत पर अवॉइड करना है। फिर इसमें हेड इंजरीज भी हो सकती हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ फॉलिंग, ये एक बहुत ही कहना चाहिए है कि इम्पोर्टेंट वो होता है। बिकॉज हम सारे वक्त हम ये कहते हैं ना कि हम दुआ करते हैं कि हम किसी की मोहताजी ना हो, या हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए आपके लिए, कि जिसमें कि आप ये सारे फिर प्रिवेंटिव मेजर्स आप लें। क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली ये होता ही है कि फ्रैक्चर के बाद इवन आपका जैसे ऑपरेशन हो गया, या ये कि कास्ट में डाल दिया, लेकिन फिर भी उसमें टाइम बहुत लगता है। तो फॉर दैट टाइम बीइंग जो है वो आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है, और फिर आपका जो आप जो रोजमर्रा आप काम करने के आदी थे, काम करते थे, वो फिर नहीं कर सकते हैं आप। तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर आपका हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो बहुत सारे उसमें केसेस में घर के ऊपर जो है वो मैनेज नहीं होता है, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिर समटाइम्स जो है वो हॉस्पिटल के बाद भी ऐसा होता है कि आपको रिहैब में जाना पड़ता है। तो आपको अवॉइड करना है हॉस्पिटल एडमिशन, आपको अवॉइड करना है जो लॉन्ग टर्म केयर को अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है कि आपकी इंडिपेंडेंस ना जाए। उसके लिए आपको ये सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसको बहुत गौर से सुनना है और इसको यूज करना है अपने उसमें। तो अब आपका कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चल गया है कि क्या होते हैं। तो आप 5 ways टू प्रिवेंट फॉल इन एल्डरली पेशेंट, तो हम 5 चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट करेंगे।
अच्छा, एक तो पहली बात तो आपका ये आ जाएगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे हमें पता है कि आफ्टर 30 आपकी बोन्स जो हैं वो स्टार्ट जो हैं वो वीक होती जाती हैं। बोन्स एंड मसल दोनों होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बोन्स की। तो बोन्स जब आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपने मेक श्योर करना है विटामिन डी आपके पास जो है वो इनफ होना चाहिए। ना विटामिन डी जो है वो बेसिकली कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है, बट कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी मदद करती है। विदाउट विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है आपको। तो इट हेल्प्स आपका जो है ना वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी मदद करती है। तो जो विटामिन डी का जो नेचुरल आपको जो सोर्स है वो तो आपको सनलाइट, आपको जो सुबह की जो सूरज की पहली किरण आपको पर पड़ती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर कोई जितने भी आप लोग जो हैं वो बाहर थोड़ी देर सुबह के वक्त बैठ सकते हैं, 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग डोज होती है विटामिन डी का। एंड ये खाली आपका विटामिन डी का स्ट्रांग डोज नहीं होती, बट आपके कोर्टिसोल को भी ये कम करता है। सो सुबह का इसका जो वो होता है ना, इसका वो बहुत फायदा करता है आपको। अच्छा, फिर जब आपको विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो फिर आगे आपको नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ कि इसकी सोर्सेज क्या हैं, खाने में कैसे आप विटामिन डी और कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इस वक्त यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये किस तरह से कैल्शियम आपकी बॉडी में जाता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपने विटामिन डी और कैल्शियम लिया खाने के जरिए, वो जो है आपका जब आपको एब्जॉर्ब हो जाता है आपके इंटेस्टाइन से, खाने में एब्जॉर्ब हुआ, तो विटामिन के जो होता है वो हेल्प करता है ये विटामिन डी एंड कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स को टू एंटर द बोन्स। अच्छा, जब आपकी बोन्स में जाता है तो कैल्शियम आपकी जो है ना, ये जब कैल्शियम अंदर चला गया तो ये आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है। तो ये तीन चीजें जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन मेकिंग योर बोन्स स्ट्रांग। सो अगर आप जो है वो कैल्शियम ले रहे हैं विदाउट विटामिन डी, तो वो एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। अगर आप जो है वो विटामिन डी आपके पास है बट विटामिन के कम है या नहीं है, तो वो कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली जो है वो बोन्स के अंदर नहीं जा सकता है। तो अब आप इसको अगर आप देखें कि आपका जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। कैल्शियम जो है वो आप देखें कि ये आपको मिल्क से मिल सकता है, चीज से मिलता है, फिश से मिल सकता है, अंडे हैं, या आपकी ये जो सामन फिश है ये बहुत एक वो सोर्स है। ब्रोकली और स्पिनच, केल, ब्रोकली वगैरह ये सारी चीजें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये भी आपको कैल्शियम देती हैं। फिर आपका विटामिन डी जो है वो हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम। सो ये जो आपका सनलाइट से आपको मिल रहा है, इसकी भी सोर्सेज जो हैं वो सेम सिमिलर हैं, जो कि हम जिससे हम कैल्शियम भी ले रहे हैं। तो और ऑरेंज जूस है, एंड तो ये बेसिकली दोनों साइड बाय साइड हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में। मतलब विटामिन डी हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम। फिर आपका जो विटामिन के यहाँ पर आ जाता है, ये विटामिन के आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्पिनच, केल, एवोकाडो से मिलता है। और ये जो है ना ये हेल्प करता है फिर आपका विटामिन कैल्शियम को बोन्स में दाखिल होने पर। अच्छा, विटामिन के का जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये जरूरी है कि जो लोग ब्लड थिनर्स पर हो हैं उनको प्रिकॉशन करनी होती है विटामिन के लेने में, बिकॉज विटामिन के इंटरेक्ट करता है विद द ब्लड थिनर्स। एंड आपको या तो ये है कि उसको काफी कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, नहीं तो जब आपने लेना है अगर तो बहुत थोड़ी मकदार में, लेकिन उसको कंसिस्टेंट तरीके से लेना है। ये नहीं कि कभी आप बहुत ज्यादा विटामिन के कंटेनिंग फूड ले रहे हैं जो कि ये सारे फूड है, या ये कि आप बहुत कम ले रहे हैं। कभी तो कंसिस्टेंट लेना है, थोड़ा लेना है लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से लेना है, ऊपर नीचे नहीं करना है उसको। तो ये तो पहला आपका हो गया कि जिसमें कि आपकी बोन्स को आपने स्ट्रांग करना है। फिर आपने अपने मसल्स को बनाना है, बिल्ड करना है। अगेन जैसे कि मैं बताऊं कि आफ्टर लाइक सर्टेन एज आप यू स्टार्ट लूजिंग मसल्स, आपके मसल्स जो है वो वीक होते हैं। नाउ मसल्स को स्ट्रांग करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हर काम जो है वो मसल्स के साथ हो रहा है। आप कुर्सी से उठ रहे हैं, आपके मसल काम कर रहे हैं। आपका आप जो है वो वॉक कर रहे हैं, मसल हर चीज जो है वो जब बगैर मसल कॉन्ट्रैक्शन के, बगैर मसल के यूज के वो नहीं हो सकता है। तो इन हमें
अपनी नॉर्मल जिंदगी में जो भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हमें स्ट्रांग बोन्स भी चाहिए, स्ट्रांग मसल्स भी चाहिए हैं। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है जब वो ब्लड में दाखिल होते हैं तो वो बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मसल्स बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है। तो हम्म। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो है ना वो हमारे मसल, वो फिर प्रोटीन मसल्स के अंदर जाते हैं और वो फिर तो मसल्स बनाते हैं। तो तो ऑल द फिर एक्सरसाइजेस, ऑल द एक्सरसाइजेस जो है, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जिसमें कि आपको वेट लिफ्टिंग होती है, या ये कि आप टाइची आजकल बहुत उसका भी चल रहा है, वो इट्स बेसिकली बैलेंस वॉकिंग है। और या रेगुलर वॉक जो हम करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जो असल जो मसल बनाने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको भी जो है वो पहले बात तो यह है कि प्रोटीन आप अपना इंक्रीज करें, और एक्सरसाइज जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, हर एक की वो डिफरेंट कैपेसिटी होती है, हर एक का एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफा जो है वो जरूर 30 मिनट्स to 45 मिनट्स जरूर करें। तीसरा हमारा फिर आ जाता है कि हमने यहाँ पर, सॉरी, ये आपका जो फिर ये होता है कि मुझे आसानी होती है कि जब मैं आप लोगों को विजुअली ये देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा और ज्यादा आप इसको समझ सकते हैं कि प्रोटीन, आपको ये सारी प्रोटीन की सोर्सेज है, प्रोटीन पाउडर भी है। सॉरी, मैं आपको सुल्तान अली भाई, मैं आपको बार बार म्यूट कर रही हूँ, तो आप प्लीज उसको अनम्यूट ना करें, और दूसरे ये कि आप अपनी वीडियो को ऑन करें। सॉरी, मैं बीच में जो है वो थोड़ा सा फिर डिस्टरबेंस आ जाती है। आप म्यूट, आपको म्यूट रहना है, आप अनम्यूट ना करें अपने आप को, ठीक है? और वीडियो को ऑन करें, आपकी एक वीडियो मिनट, ऑन नहीं है। एक मिनट, मैं ना कुछ, इन्होंने कहीं हाथ लगा दिए है आप वीडियो को ऑन रखिएगा। ओके। सो प्रोटीन का ये सारी सोर्सेज हैं। प्रोटीन जब आपने खाया तो वो आपका डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड बन जाता है और वो ब्लड में आ जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो है वो आपका मसल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फिर आपका जो है वो बाकी सारे काम में भी जो है वो प्रोटीन चाहिए होता है, जैसे कि एंजाइम्स हैं बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, और बहुत सारी तकरीबन बॉडी का हर हिस्सा जो है वो उसमें जरूर प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर जब आप इसमें रेस्ट और रिकवरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी आपको मसल, जितना आपका मसल स्ट्रांग होगा उतना आप स्ट्रांग फील करेंगे। तो बोन्स एंड मसल हो गए आपके दो ना। तीसरा आपका क्या आ जाता है कि आप मेडिकेशन को अपना रिव्यू करें। आप देखिए कि आप कौन सी दवाइयां ले रहे हैं। आप दवाइयां जो ले रहे होते हैं उसका जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुछ दवाइयां जो है वो आपको, उसका साइड इफेक्ट होता है जो कि आपको बहुत सुला रही हैं, या ये कि कुछ का साइड इफेक्ट होता है जिसमें कि आपको चक्कर से जैसे आते हैं, डिजीनेस जिसको कहेंगे हम। तो आप जरूर देखें कि हो सकता है आपको किसी की दवा की डोज को एडजस्ट करना है, या ये कि आप जो है वो कोई सप्लीमेंट जो है वो आपने खुद से शुरू कर दिया है। इवन अगर आपका हर्बल सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे होते हैं तो वो हर्बल सप्लीमेंट्स के लिए भी आपको किसी न किसी से जरूर मशवरा लेना है, बिकॉज समटाइम्स आपके हर्बल सप्लीमेंट्स भी जो है वो इंटरेक्ट करते हैं with some conditions or with some medications. So वो बहुत important है कि आप अपना मेडिकेशन को जरूर चेक करें। उसके बाद फिर आपका बेसिकली अपने होम सेफ्टी मेजर्स क्या क्या करने हैं। इसमें आपने करना है कि जैसे कि बाथरूम में जो है वो हम बार्स लगवा देते हैं कि जिसको पकड़कर जो है वो आप उसको शावर में, या ये कि आप वैसे जो है वो बार्स लगी हुई हो तो उसको पकड़कर आप चल सकते हैं। फिर नॉन स्लिप मैट्स आपने यूज करना है। मेक श्योर कि बाथरूम जो है वो गीला ना हो, ड्राई हो, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज आपके वो हो, या जो भी आपका केयर टेकर है या, तो वो ड्राई उसको उसको रखें। आपकी लाइटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग जो है स्पेशली रात के वक्त आप लोगों के सबके बिटवीन, आपके कमरे में और आपके बाथरूम में जो है उसके बीच में आपका कोई ना कोई नाइट लाइट होना जरूरी है,
ये नहीं हो कि अंधेरे में जो है वो आप उठ रहे हैं और किसी चीज से टकरा कर एंड देन ज्यादातर हमारे अक्सर जो फॉल हमने सुना है वो यही होता है कि रात को उठे बाथरूम यूज करने के लिए एंड देन यू फॉल फॉर दीज रीजंस के या तो कोई स्लिपरी मैथ्स होता है या लाइटिंग सही नहीं होती है या ये कि एकदम से आप उठकर चलने लग जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आपने उठना है बिस्तर से या कुर्सी से, आप अपने आप को फ्यू सेकंड्स दें। फिर जैसे कि आप अगर बैठने के साथ उठ रहे हैं तो भी आप जो है वो बिल्कुल माइंडफुल होकर आपने उठना चाहिए है। एकदम से मूवमेंट करते हैं तो उससे डिजीनेस हो जाती है। तो अगर बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हो तो पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, उसके बाद फिर आप उठें। एकदम से जर्की मूवमेंट के साथ उठेंगे तो डिजीनेस हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, जो कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो थोड़ा ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस हो जाती है। अगर आपके घर में क्लटर बहुत हो है, क्लटर से मतलब है कि चीजें फैली हुई हैं चारों तरफ, फर्श के ऊपर फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, तो समटाइम्स उससे भी उलझ कर गिर सकते हैं। तो उसको भी कोशिश करें कि वो सारा साफ सुथरा हो। फिर आपका जो अगर कोई रग्स जो हैं, जैसे कि छोटे छोटे कार्पेट्स डाले हुए होते हैं कभी घरों में, तो उनको मेक श्योर करें कि उनके अंदर अंडरले हो। खाली वो ऐसे रग्स ना डालें, बिकॉज वो आराम से फिर उसका स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। अच्छा, जो आखिरी वाला जो हमारा वो है, ये होम सेफ्टी मेजर्स की ये तस्वीर आपने देख लें कि ये इसमें आपने आई एम श्योर कि होंगी आप लोगों के सबके घरों में, बट ये कि जस्ट रिमाइंड करने के लिए कि ये बार्स आप इंस्टॉल करें, नॉन स्लिप मैट्स डालें, लाइटिंग को बेहतर करें, क्लटर को रिमूव करें और लूज रग्स के अंदर जो है वो अंडरले आप डाल दें। फिर आपका जो मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वैसे जो है वो आजकल बड़ा कॉमनली ये जो स्मार्ट वॉचेस हैं ये तो इसमें जरूर अलर्ट कब होता है, लेकिन जब हमारे पास अगर नहीं है ये वॉच, तो सिंपली एक बेल जो है वो अपने पास अपने उधर रखें, दो दो जगह के ऊपर। एक तो जहां पर आप सोने के साथ आपने रखना है, और एक वो जहां पर आपने बेसिकली ज्यादातर आपका बैठने का, यूजुअली हमारी एक वो मखसूस कुर्सी होती है हर एक की, तो वो उसके ऊपर ज्यादातर जैसे या तो टीवी के सामने होती है या लिविंग रूम में जो भी है, तो उधर भी एक आपके पास वो होनी चाहिए है। आपका जो बिस्तर के साथ आपका जो पैडेड फ्लोर मैट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी स्लिपरी फ्लोर मैट ना हो। थोड़ा सा मोटा, और जो होते हैं ना जो कि उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी फॉर्म का जो होता है, उसका अगर फ्लोर मैट रखें बड़ा सा तो वो अच्छा है। जूता जो आप लें तो उसको मेक श्योर करें कि वो नॉन स्लिप शू हो। और कुछ लोगों को जो है वो हिप प्रोटेक्टर चाहिए होता है, अगर आपका जो है मोर वल्नरेबल है या कोई ऐसी खास वो है तो आप वो यूज करें। लेकिन ज्यादातर जो है वो कोशिश करें कि बेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास हो, और एक जो है जो भी आपका केयर टेकर है या आपकी फैमिली है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, तो एक उनके पास वो होना चाहिए है, ताकि आप वो अलर्ट कर सकें उसमें। फिर लास्टली जो आपका फिफ्थ नंबर का है, आप अपना विजन और हियरिंग का चेक जो है ना वो एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर, जैसा भी आपका जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो आपको वो करते हैं, तो वो जरूर आपने उसका चेक रखना है। अच्छा, नाउ आपका अम, जो हमें आप एक दफा फर्ज करें कि खुदा न करे कि हो क्या कि गिर गए हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आप कहीं गिरे हैं तो बेसिकली आप मूव जो है वो एकदम से मूव ना करें, बिकॉज समटाइम्स आपको पता नहीं है कि किस तरीके से, अगर कोई हो सकता है मूव करने से जो है वो और भी कुछ गलत हो सकता है। तो कोशिश ये करें, आई नो कि स्टे काम जो है वो जरा मुश्किल काम होता है, बिकॉज एकदम से अगर कोई गिरता है तो कामनेस तो फौरन चली जाती है। लेकिन अगर पहले से आपने ये दिमाग में हो कि आपके पास फोन होना आपके पास जरूरी होता है, आपके हाथ में जो है वो कोई भी या कुछ भी इसी तरह से, आई डोंट नो, अगेन द थिंग इज कि ये सिचुएशंस इतनी डिफरेंट हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अकेले ना हो कभी भी, क्योंकि जब आप ज्यादा वल्नरेबल होते हैं तो कोशिश करें कि कोई ना कोई आपके साथ हो जब भी आप हों, चाहे वो घर में हो चाहे वो आप बाहर हो, तो कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए है। आपने कॉल करनी है हेल्प
और आपको पता होना चाहिए कि किसको आप इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। अगर आपने कोशिश कर सकते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता से जो है वो आप किसी भी चीज का सहारा लेकर जो है वो कोशिश करें कि आपको वो सहारा कहीं से मिले आपको। अच्छा, इसके बाद आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर जो है वो बताना है कि अच्छा आपका हो सकता है कि उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, बट मे बी 1-2 दिन के बाद आपको कभी होता है ना कि एकदम से आपको नहीं पता चलता है कि आपको लगा कि ये जो है वो खाली एक हल्का सा वो था, लेकिन लेटर ऑन पता चलता है कि नहीं, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है या कुछ और चीज़ है, तो ज़रूर आप उनको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ज़रूर बताएं। फिर आपके पास इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है आपका जो है वो, उसमें आपने कांटेक्ट नंबर जिसको आपने करना है तो उसको सेव होना चाहिए है, और उसको टॉप के ऊपर होना चाहिए आपका नंबर 1, ताकि आपको पूरा उसमें देखना ना पड़े कि, और उसमें लिखें कि आपके इमरजेंसी कांटेक्ट है। तो इमरजेंसी कांटेक्ट 1, अगर आपके पास 1 से ज्यादा है तो 1 2 3 इस तरह से कर कर करें, लेकिन उसमें जरूरी है कि आप उसको इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस शुरू में आप रखें उसको। फिर आपका कोई ना कोई, जैसे आपके बेल मैंने आपको बताया है, या ये कि जो जो बेल का सिस्टम है, या आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसमें अलर्ट होता है, वो आप कनेक्ट करें। और मेक श्योर करें कि जिसका आपने इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर आपने सेव किया है उसको भी पता हो कि वो आपका कभी भी आपका इमरजेंसी हो सकती है। ये ना हो कि आपने खुद तो सेव कर लिया है उसको, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई ये तो इमरजेंसी में आपको कॉल कर सकते हैं। तो वो एटलीस्ट ये ना हो कि उनका फोन साइलेंट पर हो और आपकी कॉल रिसीव ना कर सकें। तो ज़रूर आप जो है वो बेसिकली उनको इन्फॉर्म करें, एंड कोशिश ये करें कि ये सारी चीज़ें आपकी विद इन योर एक्सेस हों। सो यहाँ पर हम रैप करते हैं, तो ये 5 इसको रिकैप कर लेते हैं कि फॉल्स जो रिस्क फैक्टर हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, और हम जब उनको प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम, जैसे कि हमने देखा कि हम अपनी बोन्स को स्ट्रांग करें, मसल्स को स्ट्रांग करें, जो लाइटिंग है जो हमारी लाइक एवरीडे की, वो बेहतर करें, स्लिपरी फ्लोर्स को अवॉइड करें, शूज प्रॉपर पहने, विजन एंड हियरिंग का जो है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस चेक होना चाहिए। मेडिकेशन को चेक करें कि कोई मेडिकेशन हम बहुत ज़्यादा डोज तो उसकी नहीं ले रहे हैं, हो सकता है उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको हम करें। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रिकॉशन लेंगे और हमें ये पता चल गया है कि हमें इमरजेंसी में हमें क्या करना है, तो वी आर एट ए पीस ऑफ माइंड कि हम ये नहीं होगा कि डर नहीं हो जाएगा कि ओ अच्छा ये हो जाएगा तो क्या होगा। हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने जब हम हाइपोग्लाइसीमिया का कर रहे थे कि आपका शुगर लो हो तो क्या होना चाहिए और किस तरह से आपको, इसी तरह से फॉल is again equally important है। हाइपोग्लाइसीमिया भी इतना ही डेंजरस है जितना फॉल डेंजरस है। सो इफ यू वांट टू अवॉइड योर कि इंडिपेंडेंस की आप खत्म ना हो, आपको अवॉइड करना है हॉस्पिटल एडमिशन, आपको अवॉइड करना है लॉन्ग टर्म केयर, तो प्लीज इन सारी प्रिकॉशंस को यूज करें। build your muscles, build your bones, and don't wait for a fall to make a change. Start building your strength now and today. So let me just stop the share screen, and then आपका अपना आपको unmute करिएगा। उसके बाद फिर आप लोग प्लीज सवाल करें अगर आपके पास कोई सवाल है तो। किसी के पास कोई है, क्वेश्चन करना है किसी को? लगता है सब म्यूट है। म्यूट, आप लोगों ने गौर से सुना है कि नहीं? अगर आपने गौर से सुना है तो प्लीज एटलीस्ट आप अपना अपना हाथ जो है वो मुझे वेव कर कर बता दें अगर आपने अपना म्यूट। अच्छा, ये हाँ, मैंने एक हाथ नूरुद्दीन हुसैन था। जी जी जी, उन दोनों अच्छा साथ हैं, जरीन ताज जोड़िए। अच्छा, बाकी किसने नहीं सुना है? बाकी लोगों ने नहीं सुना सबने गौर से? सुना है, हाथ हिला दो अपना। हाथ हिला दें तो मुझे पता चल जाएगा। और हाथ सवाल ऐसे अगर, हाथ को वेव कर दो तो पता चल जाएगा कि आपने सुना कि नहीं सुना। ओके गुड, थैंक यू सुल्तान अली भाई। अच्छा, आपका अजीज विनानी, आपने सुना? आपका हाथ नहीं आया? शीरिन वीरानी, दोनों साथ, जी जी जी। आ गया, आ गया। चलें, थैंक यू।
थैंक यू। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब है कि या तो मैंने बहुत अच्छा समझाया है या ये कि आपको समझ नहीं आया है। नहीं नहीं, बहुत सवाल अच्छा तो होना समझाया है चाहिए। आपने, बहुत इजी वर्ड्स में था, बहुत इजी था, तो सबको आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम जो है ना वो ये अज्यूम करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को तो वॉक थ्रू कराएं इसका, जूम का और केलेक्स का भी, क्योंकि ये सारी जो भी हम आपको मैं प्रेजेंटेशंस देती हूँ, ये विद हमारी यूट्यूब की प्रेजेंटेशन, वो सारी आप लोगों के प्रोफाइल में होती है केलेक्स में। तो वो मैं एक आपके साथ वॉक थ्रू कराना चाहती हूँ, ताकि आप लोग इसको एक दो दफा और देखें और समझें। और इसका हैंड आउट भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपके प्रोफाइल में डालूंगी। तो प्लीज आप जरूर इसको एक वक्त का ना रखें, इसको जाकर चेक करें, बिकॉज ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी मेजर है जो कि जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बचाएगा। तो जितना आप को इसके बारे में मालूमात होगी, जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, उतना आप लोगों का फायदा होगा ये। ठीक हेलो। है। हेलो। या जी जी। हैव अ क्वेश्चन। श्योर। जैसे कि ना, हाँ, हार्ट में है ना कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ब्रेस्ट में हो जाता है, तो इज इट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी? Is it because if you are taking calcium over भी आप नहीं कर सकते हैं कैल्शियम को, like you have to check on your calcium scores। आपका आपने सुना होगा वो टेस्ट होता है, वो भी आपने चेक करना है। इसकी दूसरी वजह भी है, इसकी खाली ये वजह नहीं है कि यू हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम, बट आपको चेक करना है। आपने अपना बोन डेंसिटी वगैरह कराया हुआ है? हाँ। हम्म। अच्छा, सो एंड योर बोन डेंसिटी इज फाइन? यस, नॉर्मल। या। Okay, so then you don't need to, so calcium के लिए जो है ना वो you have to know कि if you do need calcium or you do not need calcium. If you already have, and if your bone density is normal, that's completely fine, you don't need calcium then. But for people who need उनकी bone density, ज्यादातर लोगों का bone density होता है यहाँ पर, because ज्यादातर वो करते हैं at after certain age, तो वो करते हैं bone density और testing। तो कोलोनोस्कोपी भी कराते हैं, तो उसमें भी बता रहे कि बहुत ज्यादा कैल्सिफिकेशन है, तो आई डोंट नो कि शुड वी कंटिन्यू विद द कैल्शियम और नॉट। no, then don't take calcium. If you already have that, because your bone density is fine, you already have calcification, so कोशिश करें कि to in order to avoid your calcification, आपने बहुत सारी चीजों में जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आप करें, आप कोशिश करें कि नरगिस, मोर प्लांट जी, सॉरी, आप सुन मोर सकते हैं? प्लांट आप बेस्ड सुन करें। सकते हैं? और हाउ अबाउट विटामिन डी? शुड वी कंटिन्यू विद विटामिन डी? विटामिन डी का अगेन, विटामिन डी इज लाइक योर ब्लड टेस्ट शोज विटामिन डी का आपका वो होता हाँ, है, राइट? नॉर्मल आया। Normal आया है, so if vitamin D is normal, then just use your daily sunshine, daily like आपका अपने food में उसको करें, आप extra supplements पर ना लें उसके। और हाउ अबाउट B12? मेरा B12, you won't believe, it is 2200 and something. I don't know, Wow. body is not absorbing B12. Yeah. No, 2012 like is very, ये क्या है इसका, like what is कल the, है ना ब्लड वर्क आया ना, तो उसमें लिखा हुआ कि एक्सेसिव B12 है तुम्हारे पास में। so इसका मतलब है कि your body is, how is that possible? There आई must be डोंट then, नो। so this blood work needs to be followed up by other test कि ये इसकी क्या वजह है, क्योंकि आप B12 ले रही थी क्या जी सप्लीमेंट्स? हाँ, रोज लेती हूँ। आई कीप इट अंडर माय टंग। सबलिंगुअल ले रही हैं आप उसको, ओके। यस, या। सो उसमें आपके डॉक्टर को दे मस्ट डू सम अदर टेस्ट। आई अगेन लाइक योर डॉक्टर नीड्स टू बी, आई एम श्योर कि उनको पता होगा, तो वो आपको एडवाइस करेंगे इसका कि क्या करना चाहिए है। But I will see my doctor after 3 months. So what should I do? नो, but take an appointment Mhm. with the doctor. Why do you have to wait for 3 months? Uh-huh. So I said Take the an dose, appointment. so they said कि ना हाँ तुम 1000 वाला लो, because I was taking like 2500. So ask them that, should I stop B12 for a while and then uske baad लें, because you already, if you have access, तो Uh-huh. or ask them ke, like, is there something else going on which I have to know, ke why is vitamin B12 so high? So you just, So I mean, give me your idea. What do you think कि ना हाँ ये क्यों हो रहा है?
I want your opinion. B12 क्यों हो रहा है? You know, उसके लिए I have to you know, like रेशमा maybe इनका एक assessment जो है follow up वो करें, because I ठीक have है, to know कि what exactly आपकी diagnosis क्या है, ठीक why है। were you taking vitamin B12, then you know we can do one-on-one. I can't आप do है it ना, आप right मुझे now. बताना, तो आप ट्यूसडे को ही करते हो असेसमेंट ना ओनली? मैं मंडे को कर सकती हूँ, ट्यूसडे को, लेकिन नेक्स्ट मंडे it will be difficult. I can do it next Tuesday, yes, आप because मुझे Monday को बताना, I will be जाहिर है कि आप traveling. फिर डॉक्टर से असेसमेंट करवा लेना फोन पे, आपका जो भी पर्सनल जो भी है वो 101 हो जाएगा आपका। Okay. ठीक है, अच्छा, एक बात ओके, और है डॉक्टर नरगिस, जी जी जी, डॉक्टर नरगिस, यस, हाँ सॉरी, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड बार बार मेरे को बोल रहे हैं मुझे बात करने दो, तो आप जरा इनका क्वेश्चन सुन लें, तो जी जी, आप जरा इनको तसल्ली हो जाएगी। बोले अभी आप, क्या बोले बोलो? आपको बोलना था ना ब्लड का, क्या बोल रहे थे, हाँ हाँ, मेरा जो क्या बोल रहे थे, बोलो। इनको याद नहीं रहता है कि ये बोलने के लिए जाते हैं, याद नहीं रहता है इनको, ये बोलना चाह रहे हैं आप कि ना है ना आप मेरा लिख लिया करें। शुगर जो है ना बार बार, हम्म, हाँ नहीं नहीं, इनको याद नहीं, मुझे याद है, मगर मैं चाह अच्छा, रही थी ये खुद बोले, इनको याद नहीं रहता है, 2 मिनट में भूल हम्म, जाते हैं इनको हम्म, डायमेंट। हाँ तो है ना, मैं बोल रही थी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकी शुगर जो है ना बहुत लो हो गई थी, सुबह कोई 56 और 57 हो गई थी, मगर इनको कुछ हो ही ओ, नहीं रहा था। हाँ, रोज होती है थोड़ी सुबह में, बस मॉर्निंग क्योंकि को। ये रात को, मैं इनको इतना बोलती हूँ थोड़ा सा रात को खाओ, तो बहुत ही कम खाते हैं रात को, या 2 चिकन के पीस खा लेते हैं रूखे, मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेड भी लो, तो नहीं लेते हैं ये, कि मेरी शुगर, डर के मारे शुगर हाई हो जाएगी, शुगर हाई हो जाएगी। और फिर सुबह जो होती है 5 बजे से वो बेल बजनी शुरू हो जाती है कि तुम्हारी शुगर बहुत लो है, तो मैंने कहा, इनको बोला मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि मैं क्या करूं, तो मगर ये बोले कि नहीं डॉक्टर नरगिस से भी पूछो। मतलब हम्म, मुझे को कुछ पता नहीं चलता, कुछ होता नहीं है, जब कितनी जी भी जी, शुगर लो हो गई तो हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मीन्स मेरे को पता ही नहीं चलता कि लो क्यों हो गई, ज्यादा क्यों हो गई, और मेरे को कोई ऐसा चक्कर वक्कर ऐसा कोई भी कोई साइन कोई नहीं कोई आती है। अच्छा, साइन नहीं आ लेकिन रही है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है ना, ये जो लो शुगर होना ये बड़ा डेंजरस है। तो आपको जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कि अगर आप, अगेन ये तो 1-to-1 जो है वो असेसमेंट के बाद मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ना वो जरूर आप अपने डॉक्टर को कॉल कर कर कहें कि हो सकता है कि आपको डोज का एडजस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज या तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आप बहुत कम जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। आप जो इंसुलिन, आप इंसुलिन ले रहे हैं? हाँ, नहीं इनसे, हाँ, या इंसुलिन, हाँ वही पेन हाँ, तो ले रहे आई हैं, थिंक पेन आपकी वही इंसुलिन। आपकी इंसुलिन डोज जो है वो ये बहुत हाई है अकॉर्डिंग टू योर, आप और खाना आप प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं, तो वो रीजन हो सकती है। तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल जरूर करना है और उनसे पूछना है कि ये है, और मुझे जब तक नेक्स्ट वीक, रेशमा आपने प्लीज इनका भी अपॉइंटमेंट ले लेना है, बिकॉज ये 1-to-1 होगा। ठीक है, आप अभी आपने, इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस वक्त जो है वो, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी आराम से 1:30 बज रहे हैं, आप आराम से अपने डॉक्टर को कॉल करें और पूछें कि ये ऐसा हो रहा है और ये कितनी ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और आप अपना बताएं कि आप क्या ले रहे हैं। तो ये इसको आप इग्नोर ना करें, इवन दो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी लो ब्लड शुगर जो है वो बहुत डेंजरस है, वो आप बिल्कुल उसका रिस्क ना लें। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। भाई। यू आर वेलकम, ओके, थैंक यू ओके, डॉक्टर नरगिस, थैंक यू ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड देन Thank you विल so सी यू much. नेक्स्ट वीक। ओके, मच। ओके, 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 बाय। टेक केयर, बाय। नहीं, ये इसमें कैसा पहुंचे? ये नहीं आ रहा।